हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो ये आपका मॉडल पेपर भी हो सकता है और इंटेंसिव रिवीजन भी। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीपीएससी की परीक्षाओं में जीएस में जो हिस्ट्री पूछी जाती है, तो आपको ये भी पता है कि हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास में भी, यानी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का है। ठीक है, लेकिन प्राचीन इतिहास को बिल्कुल सिरे से आप खारिज कर नहीं सकते हैं। तो बहुत डीप में अगर आप इनको नहीं पढ़ रहे हैं तो भी कुछ तो चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी। तो कुछ पीवाईक्यूज़ हैं, और ये जो पीवाईक्यूज़ हैं ये बार बार पूछे जाते हैं, तो इनका रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये प्रश्न मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, और आज केवल आपका रिवीजन होगा। बस केवल कुछ फैक्ट होंगे और प्रश्न होगा आपके सामने। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि फटाफट आपका रिवीजन हो, लेकिन इतना फटाफट भी नहीं कि प्रश्न मतलब केवल क्वेश्चन आंसर रहें, थोड़ा सा डीप में भी चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और भी कि आपको ये भी पता है कि स्टडी विद ज्ञान प्रकाश ये चैनल है आपका, और इसका जो प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप सारे जो मॉडल पेपर हैं, जो अब तक आपके सारे टेस्ट करवाए गए हैं, उनको एक प्लेलिस्ट में, और अब तक जो आपकी थियरी की क्लासेज हुई हैं उनको एक प्लेलिस्ट में दे दी गई है। ठीक है, तो आप इनका रिवीजन कर सकते हैं एनी टाइम और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अगर इनकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है ताम्राश्म काल। ताम्राश्म काल यानी कि चालकोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस दिशा में रखकर दफनाते थे? यूपीपीएससी का यह एक फेवरेट क्वेश्चन है और इसे वो बार बार पूछता है। सही आंसर, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका आंसर दे रहे होंगे, और इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो महाराष्ट्र की जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, इसे जोरवे संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। जोरवे संस्कृति में लोग मृतकों को अपने घर के ही फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा में रखकर दफना देते थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल से धान की खेती किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण मिला है? धान की खेती का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़, बुरजहोम, कोल्डिहवा या इनाम गांव? तो दोस्तों, धान की खेती का जो सबसे प्राचीनतम प्रमाण है ये कोल्डिहवा से मिलता है। ठीक है, कोल्डिहवा से। और कोल्डिहवा कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान में जो आपका प्रयागराज है, ये कभी इलाहाबाद हुआ करता था, तो प्रयागराज जिले में स्थित कोल्डिहवा से धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। यहाँ मिट्टी के बर्तनों के ठीकरों पर धान के दाने और पुआल के अवशेष चिपके हुए मिले हैं। तो इसी से ये साबित होता है। आपको एक बात और भी पता है, जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है ये आद्यैतिहासिक सभ्यता है। आद्यैतिहासिक मतलब यहाँ से हमें लिपि प्राप्त हुई है, लिपि तो हमें मिल गई है, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है इस सभ्यता के बारे में, वो किसी लिपि से प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि लिपि तो हम पढ़ ही नहीं पाए हैं, और जब पढ़ ही नहीं पाए हैं तो हमें क्या पता कि उसमें क्या था कैसे नहीं। ठीक है, तो जो मुख्य रूप से खुदाई होती है ना, बस वहीं से हमें सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है। एक प्रश्न और भी आता है कि चालकोलिथिक युग, चालकोलिथिक एज किस युग को कहा जाता है? अभी पहला प्रश्न अगर आपने ध्यान से सुना है तो इसका उत्तर आप दे पाएंगे। ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग। ठीक है, ताम्रपाषाण युग को ही चालकोलिथिक युग कहा जाता है, क्योंकि ये जो ताम्रपाषाण युग है, इस संस्कृति में तांबे के औजारों के साथ पत्थर के उपकरणों का प्रचलन था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? दोस्तों, आप जानते हैं ना, जो आपका इतिहास है उसमें सिंधु सभ्यता पहले रखी जाती है, उसके बाद आपकी वैदिक सभ्यता आती है। वैदिक सभ्यता ही आर्यों से संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता को आर्यों से
यानी कि वैदिक सभ्यता से पूर्व क्यों रखा गया है? तो इसकी जो मुख्य वजह है वो है पॉटरी, मृद भांड। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, जबकि वैदिक सभ्यता लौह युग के करीब है। मृद भांडों की बनावट और उन पर चित्रकारी काल निर्धारण में सहायक होती है। तो जो मृद भांड होते हैं, मतलब जो बर्तन प्राप्त होते हैं मिट्टी के, उन पर जो बनावट हुई है और उन पर जो चित्रकारी की गई है, उससे पता चलता है कि जो सिंधु सभ्यता है वो वैदिक काल से पहले की सभ्यता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस संस्कृति से मिलते हैं? अभी हमें पता चला कि धान की सबसे पहले जो खेती हुई थी वो प्रयागराज में हुई थी, कोलनेमा में। अब प्रश्न है कि चांदी की सभ्यता, चांदी सबसे पहले क्या हड़प्पा वालों को चांदी के बारे में ज्ञान था, या इसके बाद जो वैदिक सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता में इसका ज्ञान हुआ? सही जवाब है हड़प्पा वालों को ही मतलब चांदी के बारे में पता चल गया था। तो वैदिक वाले तो जानते ही जानते होंगे क्योंकि ये उनके बाद थे। तो सही जवाब विकल्प ए होगा। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इनके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। अब ये जो चांदी थी ये हड़प्पा वासियों को मिलती कहाँ से थी? तो ये राजस्थान की जो जावर और अजमेर की खानें हैं वहाँ से इनको चांदी प्राप्त हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के ग्रेट बाथ महान स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? महान स्नानागार ये सबसे चर्चित मॉन्यूमेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा चर्चा में तो यही रहता है। ठीक है, आपने बचपन से ही पढ़ा होगा इसके बारे में। इसकी लोकेशन आपको पता नहीं है। लोथल में तो नहीं मिली है, ना तो कालीबंगा में, ना तो कहाँ पर, हड़प्पा में। ये मिलती है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो महान स्नानागार दोस्तों ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। इसकी लंबाई कितनी है? ध्यान से देखना, इसकी जो लंबाई है ये 55 मीटर है। कितनी है? 55 मीटर। और इसकी जो चौड़ाई है ये कितनी है? ये 33 मीटर है। ठीक है, और इसके मध्य जो कुंड स्थित है, ठीक है, इसके मध्य जो कुंड है तो 12 मीटर लंबा है। इसकी लंबाई है 12 मीटर, ये 7 मीटर चौड़ा है और इसकी जो गहराई है वो 2.5 मीटर है। तो इस प्रकार से ये संरचना बनी हुई थी और जो कुंड था वो बीच में था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी इसकी प्रमुख विशेषता कृषि, नगर नियोजन, उद्योग या धार्मिक जीवन। तो दोस्तों सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी तो इसमें जो नगर नियोजन है ये वाकई काबिल तारीफ़ है। ठीक है, तो नगर नियोजन ही इसकी प्रमुख विशेषता थी। क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ नगर और कस्बे ग्रिड सिस्टम के अनुसार बसाए जाते थे। ग्रिड सिस्टम क्या होता है आपको पता है ना, कि इस प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं, जो आपका मोबाइल फ़ोन होता है जब आप ओपन करते हैं उसमें जो ऐप दिखाई देते हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं, बीच में पर्याप्त जगह होती है चारों तरफ, इसको बोलते हैं ग्रिड। ठीक है, तो यहाँ पर जो संरचना होती थी वो इसी प्रकार से होती थी, ग्रिड की तरह। ठीक है, तो इसे कहते हैं ग्रिड सिस्टम और यही सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा है? आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, करेक्ट है। लोथल दोस्तों मिलेगा गुजरात में, ये भी सही है। कालीबंगा हरियाणा ये आपका गलत है, ये सुमेलित नहीं है। कालीबंगा कहाँ पर मिलेगा आपको? तो दोस्तों मिलेगा ये आपको राजस्थान में। विकल्प सी करेक्ट है। रोपड़ पंजाब में है, तो सी सही नहीं है। कालीबंगा की लोकेशन हरियाणा नहीं है बल्कि राजस्थान के गंगानगर, और गंगानगर को अब कहा जाता है हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ जिले में यह स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो दोस्तों देखो बात घुमा के वहीं पर आ गई। सिंधु सभ्यता ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक और उत्तर ऐतिहासिक युग। दोस्तों मैं आप लोगों को एक वीडियो सजेस्ट करूंगा। ये क्लास मैंने हाल ही में ली थी, हालांकि 5-6 महीने हो गए हैं, लेकिन ये क्लास मैं दोबारा से भी लूँगा। लेकिन अभी आप लोग ये वीडियो जरूर वॉच कर लीजिएगा और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, पहले कमेंट में भी। इस वीडियो की विशेषता ये है कि जो इतिहास का समय है, जो समय का विभाजन है, उसको समझने में ये आपकी इतनी बेहतरीन हेल्प करेगा ना कि इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आप समझ पाएंगे, याद रख पाएंगे। तो ज़रूर देखिएगा ये वीडियो और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो यह आद्य ऐतिहासिक युग है।
यानी कि विकल्प सी इसका करेक्ट है, प्रोटो हिस्टोरिक। ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे इनको लेखन कला का ज्ञान तो था लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया, इसकी लिपि अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, ऐतिहासिक का मतलब होता है कि लिपि में प्राप्त भी हुई हो और उसे हम पढ़ भी रहे हों। प्रागैतिहासिक युग यानी कि इस समय के जो लोग थे उनको लिखने पढ़ने का ज्ञान ही नहीं था। ठीक है, तो सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन सी, आद्य ऐतिहासिक युग, प्रोटो हिस्टोरिक। ओके, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा था कि हड़प्पा संस्कृति में हमें लिपियाँ प्राप्त तो हुई हैं लेकिन उनको हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो क्या करेंगे? तो करेंगे ये कि हम अनुमान लगाएंगे जो खुदाई से प्राप्त चीज़ें होंगी, यानी कि जो पुरातात्विक खुदाई होती है उसमें जो चीज़ें मिलती हैं उसी से गेस करते हैं, उसी से इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? उस जमाने की जो मुहरें प्राप्त हुई हैं उन पर हाथी भी मिलता है, गैंडा भी मिलता है, बाघ भी मिलता है, लेकिन दोस्तों गाय की तस्वीर तो नहीं मिली है। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा, गाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं तो वो किस रंग से रंगे जाते थे? लाल, नीला, हरा, काला या फिर पीला? तो सही जवाब होगा दोस्तों लाल। ठीक है, हड़प्पा के जो पॉटरी होती हैं, मृदभांड होते हैं, उनको पकाने पर वे लाल रंग से, पहले तो लाल हो ही जाती है मिट्टी, जब आप पकाएंगे तो लाल हो जाएगी, उसको थोड़ा सा और लाल कर देते हैं, गेरू वगैरह जैसा एक रंग लगा के, तो ऊपरी हिस्सों में ही लगाते थे। ठीक है, ऊपरी हिस्से जो होते थे, ये पॉटरी हो गई, तो इसमें क्या करते थे कि जो ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, इसको क्या करते थे वो कि लाल रंग इसमें लगा देते थे। ठीक है, ये इतना जो पोर्शन है इसको ये लोग क्या करते थे, लाल कर देते थे, तो इस प्रकार से खूबसूरत लगने लगता होगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और जो नीचे के हिस्से में ये लोग क्या करते थे, नीचे के हिस्से में काले रंग से चित्रकारी कर देते थे, यहाँ पर ये काला रंग प्रयोग में लाते थे। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो आपका जो उत्तर है ये विकल्प ए बनेगा, लाल। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा तो पूर्व आर्य यानी कि प्री आर्यन, इंडस, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या कुषाण काल? तो दोस्तों जो मूर्ति पूजा है ना, ये भारत में बहुत ही पुराने समय से प्रचलन में है और माना जाता है कि जो पूर्व आर्य थे यानी कि सैंधो सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता से ही मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर देवता की आकृति मिलती है, मातृ देवी की मूर्तियाँ भी मिलती हैं, मृण मूर्तियाँ मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ मिलती हैं। तो भैया अगर पूजा नहीं करनी थी तो मतलब मूर्तियाँ बनती क्यों? सीधी सी बात है। तो इसी से पता चलता है कि जो सिंधु सभ्यता थी उसी समय से हम मूर्ति पूजा करते आ रहे हैं। जूते हुए खेत, प्लॉग्ड फील्ड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों ये जो जूते हुए खेत हैं इनके साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? लोथल। लोथल तो आपको पता ही है, यहाँ पर पत्तन हुआ करता था, बंदरगाह गुजरात में, यहाँ से नहीं मिलता है। धौलावीरा से भी नहीं, बनौली से भी नहीं, ये मिलते हैं कालीबंगा से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। राजस्थान में स्थित है कालीबंगा और यहीं पर प्राक सैंधो स्तर के हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी, और अगर दोस्त नहीं है तो कम से कम व्हाट्सएप पर स्टेटस ही लगा दीजिएगा ताकि कुछ लोग इसे देख सकें। मैं आप लोगों का आभारी रहूँगा तहे दिल से। अगला क्वेश्चन है, पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति कहाँ से मिली है? पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति यानी कि मॉडल, मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हल है ना, ये हल ये बनाया गया है मिट्टी का, फिर इसे पका लिया गया है। छोटा सा हल मिला है, कहाँ से? बनौली से, कालीबंगा से, लोथल से या फिर सुरकोटदा से। सही आंसर होगा इसका बनौली से। और बनौली कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ पर? तो हिसार में, हिसार जिला है। यहीं पर हिसार में बनौली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति यानी कि एक मॉडल खिलौना मिला है। ठीक है, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है तो रट के रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का कौन सा स्थल गोदीबाड़ा डॉक यार्ड के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने आपको अभी बताया
गोदीबाड़ा डॉक यार्ड यानी कि पत्तन के लिए जाना जाता है कौन सा, लोथल। ठीक है, तो ये आपका लोथल है और ये कहाँ पर मिलेगा आपको दोस्तों, तो ये मिलेगा आपको गुजरात में। ठीक है, गुजरात में, विकल्प बी आपका करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा इसको। धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है, धौलावीरा से स्नानागार तो आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, तो कोई मतलब नहीं है इसका। और हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, नर्तकी की मूर्ति या फिर अन्नागार। तो दोस्तों गुजरात के धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ पर स्थित है, लोकेशन इसकी गुजरात में ही है। और यहाँ से हमें हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। एक साइन बोर्ड मिला है और इस साइन बोर्ड पर हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग दोस्तों किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, लोहा जो था ये वैदिक काल में सामने आता है, सिंधु काल के लोग इससे परिचित नहीं थे, तो विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। सिंधु सभ्यता क्या थी, एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ पर कांसे का प्रयोग होता था, लोहे का ज्ञान अभी नहीं हुआ था, यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोहा कब आया, माना जाता है कि 1000 ईसा पूर्व, ये टाइम मानी जाती है कि भारत में लोहा जो है वो 1000 ईसा पूर्व लोगों के समझ में आया था और तब से हमने लोहे का इतना इस्तेमाल किया है कि पूरी दुनिया लोहामय हो गई है। शायद आप जिस चेयर पर बैठे होंगे, जिस बेड पर बैठे होंगे, उसमें भी आधा लोहा ही लगा होगा या हो सकता है संपूर्ण लोहे का ही हो। अगला है रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह कहाँ पर स्थित है। रंगपुर की लोकेशन आपसे पूछ रहे हैं, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर। तो ये दोस्तों मिलेगा आपको कहाँ पर, रंगपुर दोस्तों मिलेगा आपको गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में। ठीक है, और रंगपुर मशहूर है क्यों, क्योंकि रंगपुर से चावल, बाजरा और ज्वार की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ये सारे बिंदु आपको रट के रखने हैं। ठीक है, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली विश्व की सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी। अब आप प्रश्न को समझिए, छोटा सा प्रश्न है कि लेखन कला का ज्ञान सबसे प्राचीन समय में किस सभ्यता को था। ठीक है, सिंधु सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, मिस्र या फिर चीन की सभ्यता। तो दोस्तों यहाँ पर जो सुमेरियन सभ्यता है, माना जाता है कि सबसे पहले लेखन कला का ज्ञान इन्हीं को हुआ था, सुमेरिया की सभ्यता। ठीक है, सुमेरिया मतलब मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व में लेखन कला विकसित करने वाली प्रथम सभ्यता मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की जो पुरातात्विक खुदाई हुई थी वो किसके निर्देशन में, इसके प्रभारी कौन थे। लॉर्ड मैकाले तो थे नहीं, सर जॉन मार्शल, क्लाइव भी नहीं थे, कर्नल टाड भी नहीं थे, मार्शल थे, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और 1922 में राखाल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। तो ध्यान देना कि हड़प्पा की खुदाई पहले होती है, हड़प्पा की खुदाई ये पहले होती है, कब होती है 1921 में, और इसके बाद फिर 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में घरों में कुओं के अवशेष किस स्थल से मिले हैं। सिंधु सभ्यता घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो से। सही जवाब है मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं थे और स्नानागार भी होते थे, जल निकास की उत्तम व्यवस्था भी थी। सोचो मतलब अब से कितना समय बीत चुका है, बिल्कुल आधुनिकतम जो हमारी दशा दिशा है उसमें भी हम ये व्यवस्था अभी तक नहीं कर पाए हैं जो व्यवस्थाएं पहले मौजूद थी। अगला क्वेश्चन है, अब ये प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और लोग यहाँ पर कंफ्यूज भी होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। त्रयी किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो त्रयी में दोस्तों 3 वेदों के नाम होते हैं, इनमें से एक वेद नहीं है, वही आपको रट के रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन तो आपको पता रहेगा, उत्तर गलत हो जाएगा। त्रयी में क्या आते हैं, 3 वेद आते हैं। कौन कौन से, तो देखो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। ठीक है, मतलब जो त्रयी है ना, त्रयी में अथर्व नहीं है। ठीक है, अथर्ववेद नहीं है, तो इसको आप कैसे याद रखोगे, त्रयी में अथर्ववेद नहीं है।
ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं, और इन्हीं को कहते हैं त्रयी, वेद त्रयी या त्रयी। ऋग्वेद में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? संगीत, कर्मकांड, तो ईश्वर महिमा स्तोत्र या फिर जादू टोना। बिल्कुल स्पष्ट है कि जो आपका ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, ऋग्वेद, और इसमें ईश्वर महिमा स्तोत्र के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। और अथर्ववेद ये विशेष रूप से जादू टोना के लिए जाना जाता है। जादू टोना, चिकित्सा, वशीकरण और दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधानों के मंत्रों के लिए, औषधियों के लिए जाना जाता है। तो अथर्ववेद, ध्यान देना, वेद त्रयी में नहीं है, और यहाँ पर जादू टोना, चिकित्सा, वशीकरण, दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान मंत्रों से, मतलब एक तरीके से पूरी तांत्रिक प्रक्रिया जो होती है वो यहीं से आपको मिलती है। यजुर्वेद में क्या मिलेगा? कर्मकांड मिलेगा। यजुर्वेद, सामवेद में संगीत और भक्ति, ऋग्वेद देवताओं की स्तुति पर केंद्रित है। तो सब पता होना चाहिए आपको, एक भी भूलना नहीं चाहिए। थोड़ा सा दिमाग आपका थक रहा होगा, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक कोई भी इंसान अगर प्रैक्टिस कर रहा है और थक नहीं रहा है तो उसका फ़ायदा उसको मिलता नहीं है। तो बिल्कुल जो है थकना है आपको, वीडियो ख़त्म होगा तो दिमाग थक सा जाना चाहिए, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और हाँ, रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। रिवीजन के लिए पीडीएफ पेड ग्रुप में तो दी ही जाएगी, लेकिन जो लोग पेड ग्रुप में नहीं हैं वो लोग इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देख लेंगे। संगीत का संबंध किस वेद से है? अब इसका उत्तर तो फटाफट आप लोग बता पाओगे। संगीत का संबंध ऋग्वेद से तो है नहीं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद में भी आपका संगीत नहीं है। अब बचता है आपका यजुर्वेद और सामवेद। तो स से संगीत, स से सामवेद, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सामवेद में संगीतमय स्रोत हैं और इन्हें उद्गाता पुरोहित गाता था, मतलब जो पुरोहित इन्हें गाता था उसे कहते हैं उद्गाता, उद्गाता, ठीक है। किस वेद में औषधियों और वशीकरण, जादू टोना का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों ऋग्वेद में तो नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको अथर्ववेद में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक नदी कुंभा का आधुनिक नाम और स्थान क्या है? तो कुंभा एक प्राचीन नाम है और वर्तमान में ये नदी अभी भी मौजूद है, लेकिन इसका नाम जो है वो बदल गया है। अफ़गानिस्तान की जो काबुल नदी है, ठीक है, काबुल एक शहर भी है, काबुल एक नदी भी है अफ़गानिस्तान में, तो यही जो है प्राचीन काल में कुंभा के नाम से जानी जाती थी। इनको बिल्कुल रट के रखना है आपको, ठीक है, भूलना नहीं है आपको। भारत में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? तो तक्षशिला, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, नो, यस, अतरंजी खेड़ा से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु, मल और धातु शोधन में प्रयुक्त भट्टियाँ मिली हैं जो लोहे के प्रचलन का संकेत देती हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषद का जो उपनिषद होते हैं उनका जो मुख्य विषय है सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि या राज्य में से क्या है? तो दोस्तों जो उपनिषद हैं वो भारतीय दर्शन का मुख्य आधार हैं। ध्यान दीजिएगा, उपनिषद क्या है? भारतीय दर्शन का मुख्य आधार। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है। नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो ये है दोस्तों आपका कठोपनिषद, ठीक है। विकल्प सी आपका करेक्ट है। इसमें क्या होता है कि जीवन और मृत्यु के बारे में नचिकेता यम से सवाल करते हैं और यम उसका आंसर करते हैं। तो ये पूरा जो उनके बीच जो वार्ता हुई है वो कठोपनिषद में वर्णित है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति थे दोस्तों ये काशी, केकय, पांचाल या विदेह में से सही जवाब होगा इसका केकय के राजा अश्वपति, ठीक है। केकय के राजा थे अश्वपति और ये एक दार्शनिक राजा थे। विदेह के जनक, और विदेह के कौन थे? जनक, जहाँ से सीता जी हैं, और काशी के अजातशत्रु अन्य प्रमुख राजा माने जाते हैं, ठीक है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ या कुलीन होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, इसको भी याद रखिएगा आप। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ऋग्वेद में दोस्तों सबसे अधिक बार जिस नदी का वर्णन किया गया है वो नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है, ठीक है। सिंधु नदी ही सबसे अधिक बार वर्णित नदी है ऋग्वेद में, और इसका उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। इसे हिरण्ययी भी कहा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है
आश्रम व्यवस्था यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का प्रचलन किस काल में हुआ था? तो आश्रम व्यवस्था का प्रचलन दोस्तों ये होता है ऋग वैदिक काल, वेदोत्तर काल, मौर्य काल या फिर गुप्त काल। सही आंसर इसका क्या होगा? विकल्प बी करेक्ट होगा। वेदोत्तर काल में ये चारों काल जो हैं, ये चारों जो व्यवस्थाएं हैं, आश्रम व्यवस्थाएं, ये अस्तित्व में आई थी वेदोत्तर काल में, यानी कि वेदों के बाद। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और आश्रम शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो श्रम से हुई है। निम्नलिखित में कौन सी विदुषी महिला थी जिसने वेद मंत्रों की रचना की थी? वेद मंत्रों की रचना करने वाली जो ज्ञानवान महिला थी, विदुषी महिला थी, उनका नाम था, क्या नाम था? अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, उपरोक्त सभी। तो ये सभी अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, ये सभी जो महिलाएं थीं ये विदुषी थीं, ज्ञानवान थीं और इन्होंने वेद मंत्रों की रचना भी की है। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ध्यान देना। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? दोस्तों निष्क का सामान्य अर्थ सिक्के से होता है, लेकिन बात यहाँ पर हो रही ऋग्वैदिक काल के बारे में। और ऋग्वैदिक काल में जो निष्क होता था ये गले का हार, एक आभूषण होता था। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो पहले ये गले का हार होता था निष्क, बाद में एक सिक्का भी आया था और सामान्यतः निष्क फिर सिक्के के लिए जाना जाने लगा था। इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बोगजकोई का अभिलेख। बोगजकोई जो अभिलेख है ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का नामोल्लेख मिलता है। यह मध्य एशिया और तिब्बत के बीच व्यापारिक केंद्र था। वेदों की रचना यहाँ पर हुई, उपरोक्त कोई नहीं। तो अब यहाँ पर विकल्प ए और विकल्प बी में से कोई एक सही होगा, तो सही जवाब बनेगा विकल्प ए। ठीक है, तो एशिया माइनर स्थित बोगजकोई में 14वीं सदी ईसा पूर्व के अभिलेख मिले हैं, जिनमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो बोगजकोई अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं वैदिक देवी देवताओं के। ओके, अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का आदि देश कौन सा था? यानी कि आपको पता ही है हम भारत में रहते हैं और माना जाता है कि भारत में जो आर्य हैं वो कहीं बाहर से आए थे। तो बाल गंगाधर तिलक जब जेल में थे तो उस दौरान उन्होंने एक किताब लिखी थी और उस किताब के अनुसार आर्यों का जो आदि देश है वो माना जाता है कौन सा? सही जवाब इसका उत्तरी ध्रुव होगा, यानी कि विकल्प सी इसका करेक्ट है। ठीक है, तिलक ने ज्योतिष और खगोल शास्त्र के आधार पर मत व्यक्त किया है और ये बताया कि आर्यों का जो आदि देश है ये उत्तरी ध्रुव था, उत्तरी ध्रुव से आ रहे हैं। हालांकि इतिहासकार इसे मान्य नहीं मानते हैं क्योंकि उत्तरी ध्रुवों पर कोई कैसे रह सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यानी कि ये एक ऐसा वेद है जिसका बहुत सारा हिस्सा, लगभग 90% जो इसका हिस्सा है वो ऋग्वेद की कॉपी ही है। तो कौन सा वेद है ये? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? सही आंसर आपका है सामवेद। ठीक है, सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर ही आधारित माना जाता है। हालांकि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, तो यहीं से सामवेद के कुल 1810 छंदों में से 75 को छोड़ दिया जाए, से सभी जो है ऋग्वेद से कॉपी हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला देखिए यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया था। सही जवाब क्या बनेगा? जो विधि विधान है, कर्मकांड है, वो यजुर्वेद से लिए गए हैं, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और आपको ये भी पता है कि यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड ये अच्छे से बताए गए हैं और यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। 10 राजाओं का युद्ध जिसे दसराग युद्ध के नाम से जाना जाता है किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो दोस्तों ये लड़ा गया था रावी नदी के तट पर, जो कि उसमें परुष्णी के नाम से जानी जाती थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। दसराग युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लगाया गया था, जिसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संग को हराया था। मतलब इसमें राजा सुदास जो था वो अकेले लड़ रहा था, उसके अगेंस्ट 10 राजा थे, लेकिन सभी हार गए थे। ठीक है, उनका जो पूरा यूनियन था वो हार गया था। वैदिक काल में शासन का सामान्य स्वरूप क्या था? तो दोस्तों जो वैदिक व्यवस्था थी, वैदिक कालीन जो व्यवस्था थी शासन की, उसमें जो सामान्य स्वरूप था वो था वंश परंपरागत राजतंत्र था। यानी कि विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये आप याद रखिएगा, वैदिक काल में राजा का पद साधारणतः वंश परंपरागत होता था, तो राजा का पुत्र ही राजा बनता था। ठीक है, अगला है ऋग्वैदिक काल में राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखने वाली संस्थाएं कौन सी थी?
तो राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखने वाली दो सभाएं थी, सभा और समिति। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। इनके बारे में ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ कि जो सभा होती थी ये कुलीन लोगों की संस्था थी, जबकि ये जो समिति होती थी ये सर्वसाधारण सभा होती थी। ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन बी ऋग्वेद है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सारे प्रश्न छोटे छोटे हैं लेकिन बार बार पूछे जाते हैं और यहाँ से गलती नहीं होनी चाहिए। अभी तक 45 प्रश्न हो चुके हैं, 5-6 प्रश्न और हैं, और अगर इनमें से कुछ प्रश्न आपके गलत हुए हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी जो प्राचीन हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास है, उसमें अच्छे से नहीं है। रिवीजन की आवश्यकता है। इसके बाद जो प्राचीन इतिहास की आपकी क्लासेज हो चुकी हैं उनका लेक्चर आपको एंड स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसका रिवीजन करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है दोस्तों? तो ये है आपका 9वां मंडल। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र जो हैं ये सोम देवता को समर्पित हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सही आंसर होगा इसका मुंडकोपनिषद। ठीक है, ऑप्शन ए सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। यह शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। ऋग्वेद किस लिपि में लिखी गई है? ये हो गया ना बढ़िया प्रश्न। ऋग्वेद की लिपि बताइए, देवनागरी, खरोष्टी, पाली या फिर ब्राह्मी? तो ध्यान देना कि ऋग्वेद की जो मूल लिपि है दोस्तों ये ब्राह्मी है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है, ब्राह्मी लिपि। प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से किसका संबंध नहीं है? तो देखो दोस्तों, प्राचीन भारत में जो आयुर्वेद शास्त्र है उसमें धन्वंतरि जाने जाते हैं, चरक भी और सुश्रुत भी, जबकि भास्कराचार्य ये आयुर्वेद से नहीं वरन ये जाने माने एक गणितज्ञ माने जाते हैं। ठीक है, तो इनका संबंध नहीं है। उत्तर आपका डी ही बनेगा। एग्जैक्टली भास्कराचार्य की एक प्रसिद्ध किताब है लीलावती। लीलावती जो है भास्कराचार्य की पुत्री थी और उसी के नाम पर इन्होंने एक किताब लिखी थी। ये जाने माने गणितज्ञ और खगोलज्ञ थे। ओके, अगला क्वेश्चन, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या फिर महाभारत युग? सही आंसर होगा विकल्प ए, 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है दोस्तों ये ब्राह्मण युग कहा जाता है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित? तो दोस्तों गायत्री मंत्र लिखा गया है विश्वामित्र के द्वारा। ऑप्शन वी बिल्कुल करेक्ट है। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ठीक है, यह सूर्य देवता को समर्पित है। ओके, और ये देखिए आपका अंतिम प्रश्न आ गया। प्राचीन काल के आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो दोस्तों जो आर्य थे ना वो शिकार पर निर्भर थे, क्योंकि एक तो खाना बदोश हुआ करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनका भ्रमण हुआ करता था, जिसकी वजह से ये क्या करते थे, ये शिकारी होते थे। वे अस्थायी जीवन जीते थे, पशुओं को चराते थे और उन्हीं को मारकर खाते थे। उस समय कृषि का महत्व कम था। अब बाद में जब उत्तर वैदिक समय आता है उस समय में आर्य जो थे वो निश्चित स्थानों पर बसने शुरू हो गए थे और फिर उनका जो मुख्य पेशा था वो कृषि बन गया था। अब मैं आप लोगों के सामने एक प्रश्न रखूंगा। ठीक है, इसका उत्तर आपको बताना है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी का नाम कौन सा है? ये मैं आपको अभी पढ़ाया हूँ, तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जल्दी आपके सामने कुछ ऐसी वीडियो जाने वाली हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उसमें मेरा प्रयास होगा कि कुछ ऐसे लेक्चर हों जो कि आपके संपूर्ण सिलेबस को कवर करते हों। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।